बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो हमने इस चैप्टर के अंदर कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में बात की है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बात की है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने तफसील से पढ़ा है। तो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 8.10 डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर मैंने दो सॉल्वेंट्स को मिक्सअप किया है। एक चलो ले लेते हैं वाटर और एक ले लेते हैं बेंजीन। अब बेंजीन चूँकि यहाँ पर हैवी है तो ये अपर लेयर बनाएगी और वाटर हल्का है तो ये लोअर लेयर बनाएगा। और ये दोनों सॉल्वेंट्स क्या हैं? इमिसिबल हैं, यानी एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये दो सॉल्वेंट्स हैं और उन्होंने सेपरेट लेयर बनाई हुई है क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है, यानी सॉल्युबल नहीं है। ऊपर वाला सॉल्वेंट को हम ए मान लेते हैं और नीचे वाले सॉल्वेंट को हम बी सॉल्वेंट मान लेते हैं। अब जो ऊपर वाला होगा वो लाइटर होगा जबकि नीचे वाला हैवी होगा। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास है सॉल्यूट एक्स। तो सॉल्यूट जो है वो दोनों के अंदर मिसिबल है। तो सॉल्यूट अगर ए में हुआ तो वो बी में आने की कोशिश करेगा और बी से फिर ए में जाएगा, यानी सॉल्यूट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा बिटवीन दीज टू लेयर्स। इक्विलिब्रियम टू टाइप्स के होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़ुन, व्हेन देयर इज़ नो नेट चेंज। तो इक्विलिब्रियम टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इसमें सब कुछ रुका हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये गिलास है पानी का और इसमें पानी का लेवल इतना है तो ये पानी का लेवल इतना ही रहेगा, इसके लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। यानी इस गिलास में ना पानी की एडिशन हो रही है और ना पानी यहाँ से निकल रहा है, तो गिलास के अंदर पानी का लेवल कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज़ को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये पानी का गिलास है और इसके अंदर पानी का लेवल इतना है और हम यहाँ पर एक पाइप है और उस पाइप से एक एक बूंद पानी इस गिलास के अंदर आ रहा है और यहाँ पर एक छोटा सा छेद है और इस छेद से एक एक बूंद पानी का निकल रहा है। तो देखें जितना पानी ऐड हो रहा है उतना ही पानी इसके अंदर से निकल रहा है, यानी इस गिलास के अंदर जो पानी है इसमें कोई नेट चेंज नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी हकीकत में तो इसके अंदर चल रहा है, पानी रुका हुआ नहीं है, साकित नहीं है, ऊपर से न्यू पानी आ रहा है और नीचे से निकल रहा है। तो इस चीज़ को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर भी यही होता है कि सोल्यूट ए फेज़ से बी फेज़ में आ रहा है और एट द सेम टाइम बी फेज़ से ए फेज़ में जा रहा है, यानी उधर से जितना इधर आ रहा है इधर से उतना ही उधर जा रहा है। तो नेट चेंज नहीं आ रहा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में, जो कि ए फेज़ में है और बी फेज़ में। तो इसको कहते हैं स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब कितना सॉल्यूट ए फेज़ में होगा और कितना सॉल्यूट बी फेज़ में होगा, तो ये तो डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन बोथ द फेजेस। तो जिस पॉइंट पे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, यानी बोथ फेजेस में नेट कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना आए, तो उस स्टेज पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट मालूम कर लेते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन द टू फेजेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ एक्स जो कि सॉल्यूट है इन ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास सक्सीनिक एसिड है, एक कंटेनर है, उसके अंदर दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं, एक है वाटर और एक है ईथर। अब ईथर चूँकि हल्का है तो ये ऊपर वाली लेयर बनाएगा और वाटर हैवी है तो ये नीचे वाली लेयर बनाएगा। और इनके अंदर है सक्सीनिक एसिड। तो सक्सीनिक एसिड चूँकि ईथर और वाटर दोनों में सॉल्युबल है तो ये दोनों के अंदर डिज़ोल्व होगा, यानी दोनों के अंदर सॉल्युबल होगा। और सक्सीनिक एसिड की कंसंट्रेशन में जो दोनों फेजेस के अंदर है उसमें एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी ईथर में और वाटर में चूँकि सॉल्युबल है तो इन दोनों के अंदर ये सक्सीनिक एसिड अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और एक स्टेज ऐसा आएगा जिस स्टेज पे सक्सीनिक एसिड इक्विलिब्रियम में होगा बिटवीन द टू फेजेस।
अब सक्सीनिक एसिड जो है वो वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्यूबल है, तो वाटर के अंदर कंसंट्रेशन सक्सीनिक एसिड की ज़्यादा होगी, जबकि ईथर के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। लेकिन जो इक्विलिब्रियम पे दोनों फेजेस के अंदर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पे वाटर के अंदर इसके टोटल इसके अगर 10 मॉलिक्यूल हैं, तो चूँकि वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्यूबल है, तो इक्विलिब्रियम पे वाटर के अंदर इसके 6 मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पर ईथर के अंदर इसके 4 मॉलिक्यूल होंगे। अब ये 6 इन 6 मॉलिक्यूल्स में जो वाटर के अंदर है वो ईथर में भी जाएंगे और उधर से फिर इधर वापस आएंगे, लेकिन जो नेट कंसंट्रेशन है इन दोनों फेजेस के अंदर वो सेम रहेगी, यानी नेट इसके अंदर 6 ही रहेंगे और इसके अंदर 4 ही रहेंगे। तो सक्सीनिक एसिड के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो हम कैसे मालूम करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट फॉर सक्सीनिक एसिड विल बी कंसंट्रेशन ऑफ सक्सीनिक एसिड in ether divided by concentration of succinic acid in water आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है नन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो नन्स्ट एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, काफ़ी सारे सॉल्यूट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था बिटवीन द टू फेजेस और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है उसको स्टडी किया था। तो उसने आखिरकार एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पुट फॉरवर्ड किया जिसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर पार्टीशन लॉ कहते हैं। पार्टीशन लॉ, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो नन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इफ़ अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट itself between two immiscible solvents at a constant temperature and the molecular conditions of the solute remain the same, then the distribution coefficient remains constant at a given temperature for various concentrations of solution। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द सोल्यूट भी सेम हो, यानी सोल्यूट ना डिसोसिएशन करे और ना ही एसोसिएशन करे, तो उस केस में अगर सोल्यूट को दो फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाए तो जो के डी का वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा फॉर वेरियस कंसनट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। यानी फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पर मेरे पास ये बीकर है, कंटेनर है और इसके अंदर दो फेजेस हैं, एक है फेज़ ए और एक है फेज़ बी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सोल्यूट के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। सोल्यूट के अगर फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल हैं तो सोल्यूट का जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो बी के फेवर में अगर ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम पे सोल्यूट के 6 मॉलिक्यूल फेज़ बी में होंगे और अगर हम मान लेते हैं कि 4 मॉलिक्यूल फेज़ ए में हैं, तो एक यहाँ पर एक दूसरा केस कंसीडर कर लेते हैं। अब इस केस में अच्छा के डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इन वन फेज़ यानी इस वाली फेज़ में और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अदर फेज़, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 3/2, तो ये हो जाएगा तकरीबन 1.5। इसी तरह हम मान लेते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास सेम वही दो फेजेस हैं और इस केस में क्या है, सोल्यूट के 20 मॉलिक्यूल्स हैं। सोल्यूट कितना है, 20 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 20 में से 12 इधर होंगे और 8 इधर होंगे। इस केस में भी अब के डी क्या हो जाएगा, 12/8 बराबर है 1.5। अब नेक्स्ट केस कंसीडर कर लेते हैं, इसमें फेज़ बी एंड फेज़ ए। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि सोल्यूट हमारे पास कितना है, सोल्यूट के 30 मॉलिक्यूल हैं, तो 30 में से क्या होगा, 18 फेज़ बी में होंगे और 12 मॉलिक्यूल्स इधर होंगे। तो इस केस में के डी बराबर हो जाएगा 18/12 और बराबर हो जाएगा, यानी इन तीनों केसेस में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफरेंट है लेकिन टेम्परेचर सेम है और मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द सॉल्यूट सेम है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। उम्मीद है आपको ये लॉ समझ आ गया होगा। टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
तो देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा है कि दो सॉल्वेंट्स थे वो आपस में इमिसिबल हैं और जब वो इन कॉन्टैक्ट होंगे तो उनके अंदर जो सोल्यूट होगा और अगर सोल्यूट दोनों के अंदर सॉल्यूबल है तो सोल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन द टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। और जब सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने आप को तो सोल्यूट की कुछ कंसंट्रेशन एक सॉल्वेंट में होगी और सोल्यूट की कुछ कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्वेंट में होगी। तो के डी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज बी। और कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट की बोथ इन बोथ द फेजेस वो डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन बोथ द फेजेस। अब कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन ए डिपेंड करती है कि जो सॉल्यूट है एक्स वो ए के अंदर कितना सॉल्युबल है और बी के अंदर कितना सॉल्युबल है। तो कंसंट्रेशन इन फेज ए बराबर हो जाएगी सॉल्युबिलिटी इन फेज ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन फेज बी विल बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन फेज बी। तो देखें इनडायरेक्टली हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट मालूम कर सकते हैं। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन वन सॉल्वेंट मालूम होगा तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अदर सॉल्वेंट मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसकी लिमिटेशंस में सबसे पहले तो आ जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट शुड बी स्मॉल, यानी सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। अगर आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो उस केस में के डी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, के डी विल नॉट बी कांस्टेंट। इफ concentrated solution then Kd will not be constant। और दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो है solvents should be immiscible, यानी सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होने चाहिए और स्लाइटली मिसिबल, तीसरी लिमिटेशन है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर वेरी हुआ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वैलिड नहीं होगा। और फिर चौथी लिमिटेशन है कि सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और जो लास्ट इसकी लिमिटेशन है वो है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन बोथ phases should be measured after equilibrium is achieved at given temperature। तो यहाँ पर है कुछ लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सबसे पहली लिमिटेशन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट शुड बी स्मॉल, यानी solution should be dilute. If concentrated solution then distribution coefficient will not be constant. सेकेंड लिमिटेशन है सॉल्वेंट शुड बी इमिसिबल और स्लाइटली मिसिबल। थर्ड लिमिटेशन ये है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं आएगी। चौथी लिमिटेशन है सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। पांचवी लिमिटेशन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन solute in both the phases should be measured after the equilibrium is achieved at a constant temperature। अभी हम पढ़ लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अभी हमने जो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके अंदर पढ़ा है कि सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, लेकिन अगर सॉल्यूट डिसोसिएशन और एसोसिएशन शो करता है तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो भी मॉडिफाई हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं कि कैसे हम फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो चेंज होगा अगर तो सॉल्यूट
एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन शो करता है। तो पहला हम देख लेते हैं एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर उन्होंने एक ही मॉलिक्यूल बड़ा बना दिया है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो फेजेस हैं, एक है फेज़ ए और एक है फेज़ बी। सॉल्यूट है एक्स, सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन बिटवीन दीज टू फेजेस। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये जो फेज़ बी है इसके अंदर n मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएट होकर बना रहे हैं xn। तो हम कंसीडर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C1 क्या है, कंसंट्रेशन इन फेज ए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। और C3 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज बी। और हम मान लेते हैं C2 जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन फेज एक्स एन, यानी जो एसोसिएटेड सॉल्यूट है इन फेज बी। तो हम अब इस दो इक्विलिब्रा हैं, एक x और nx के x और x के दरमियान में और एक nx और डाइमर, ये जो एसोसिएटेड सॉल्यूट है इसके दरमियान है। तो हम ये जो पहला वाला इक्विलिब्रा है इस केस में सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन टू फेजेस। तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाय C3 के। देखो C1 है कंसंट्रेशन ऑफ x इन फेज ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ x, ये जो अनएसोसिएटेड है, अनएसोसिएटेड x, तो ये हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ x इन फेज बी। अब एक इक्विलिब्रा यहाँ पर ये है फेज बी के अंदर बिटवीन द एसोसिएटेड एंड अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो इसका हम लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। वो तो ये तो अब Kc बराबर होगा xn कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट्स, यानी यहाँ पर आ जाएगा x की पावर में n। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको हम रेज्ड टू पावर कंसंट्रेशन टर्म के लिखते हैं। या देखें, अगर ये तो हमने ये वाला रिएक्शन देखा है जो फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन लिखें तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उस केस में Kc बराबर हो जाएगा xn डिवाइडेड बाय xn। तो ये दो रिएक्शंस सेम हैं। हम इन रिएक्शंस के लिए क्या करते हैं कि दोनों साइडों पे 1 डिवाइडेड बाय n से इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। Kc की पावर 1 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, xn की पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n, और सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा xn की पावर 1 डिवाइडेड बाय n होगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा n। और इस साइड में हम देख लेते हैं तो Kc की पावर 1 डिवाइडेड बाय n विल बी इक्वल टू x, n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय n तो वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय xn की पावर 1 डिवाइडेड बाय n। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि Kd को डिवाइड कर लेते हैं Kc की पावर 1 डिवाइडेड बाय n से। तो Kd डिवाइडेड बाय Kc की पावर 1 डिवाइडेड बाय n विल बी इक्वल टू Kd किसके बराबर था, C1 डिवाइडेड बाय C3 के। अब यहाँ पर ये जो x है ये कंसंट्रेशन ऑफ x इन फेज बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं Kc की पावर 1 डिवाइडेड बाय n, और इस x की जगह हम लोग C3 भी लिख सकते हैं, C3 डिवाइडेड बाय C2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय n। तो और इसके लिए अगर यहाँ पर लिखें ऐसे तो ये हो जाएगा C2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय n, चूँकि C2 क्या है, C2 कंसंट्रेशन ऑफ xn इन फेज बी डिवाइडेड बाय ये जो x है कंसंट्रेशन ऑफ अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल इन फेज बी, ये बराबर आ जाते हैं C3 के कंसंट्रेशन ऑफ x इन फेज बी। तो ये C3 के बराबर आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है Kc की पावर 1 डिवाइडेड बाय n की, उसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में आना है, तो ये जो है इसको हम फ्लिप कर देते हैं। तो C3 डिवाइडेड बाय C2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, ये C3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा C1 डिवाइडेड बाय C2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय n।
तो ये दोनों चीज़ें चूँकि कांस्टेंट हैं, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इनको हम एक सिंगल कांस्टेंट के डी के बराबर कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन इन फेज़ 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन फेज़ 2। अब यहाँ पर देखिए फेज़ 2 में चूँकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन हो रही है, तो इस केस में सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं, तभी डिवाइड में 1 डिवाइडेड बाय n लिखा है। अब C1 डिवाइडेड बाय हम लोग C2 का nth रूट भी ले सकते हैं। इसके बरअक्स अभी तो हमने ये वाली वैल्यू पुट की थी k की पावर 1 डिवाइडेड बाय n की जगह, यानी इसका मतलब है कि दूसरी वाली जो फेज़ है उस फेज़ में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। अगर पहले वाली फेज़ में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन शो करते तो उस केस में के डी बराबर हो जाता कंसंट्रेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इन पहली फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल इन द सेकेंड फेज। अभी हम देख लेते हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट टूट रहा है, ये सॉल्यूट का एक अगर पार्टिकल है तो ये डिसोसिएट होकर 2 या मोर देन 2 पार्टिकल्स में टूट रहा है। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 फेजेस हैं, एक फेज़ ए है और एक फेज़ बी है। एक्स जो है सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन द 2 फेजेस। हम मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज़ ए C1 है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज़ 2 जो है वो C2 है। और जो फेज़ बी है यानी सॉल्वेंट बी, उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो फिर से क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी डिसोसिएट हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है सॉल्यूट का वो क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा तो एक्स मोल है अगर सॉल्यूट टोटल फेज़ बी में, तो उसमें कुछ सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएटेड। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 मोल है, टोटल 1 मोल ऑफ एक्स है इन फेज़ बी जब डिसोसिएशन 0 है। और जब अल्फ़ा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो तो 1 में से अल्फ़ा डिसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पर अल्फ़ा मोल्स जो है वो डिसोसिएटेड एक्स के प्रोड्यूस होंगे। 1 माइनस अल्फ़ा अब यहाँ पर अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट रह जाएगा। अब देखें ये जो अनडिसोसिएटेड है फेज़ बी में जो सॉल्यूट वो C2 1 माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। और C2 1 माइनस अल्फ़ा जाकर फिर आगे डिसोसिएशन शो करता है, तो जो डिसोसिएटेड है वो कितना है, अल्फ़ा। सॉल्यूट है हमारे पास एक्स जो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन द 2 फेजेस। अब हम मान लेते हैं कि जो फेज़ ए में सॉल्यूट है वो C1 है और जो फेज़ बी में सॉल्यूट है वो C2 है। टोटल C2 जो है वो सॉल्यूट फेज़ बी में। अब हम मान लेते हैं कि फेज़ बी में सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है सॉल्यूट का वो अल्फ़ा है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है इन फेज़ बी तो उसमें से 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चूँकि अल्फ़ा है तो 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो डिसोसिएट हो, अल्फ़ा अगर डिसोसिएट हो रहा है तो 1 माइनस अल्फ़ा पीछे अनडिसोसिएटेड बच जाएगा। तो इक्विलिब्रियम अब किस किस के दरमियान में होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है वो हम लिखेंगे के डी विल बी इक्वल टू C1 यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज़ ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज़ बी C2 1 माइनस अल्फ़ा, यानी ये कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स, नॉर्मल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन फेज ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल यानी अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन फेज बी। ये यहाँ पर तो फेज बी में डिसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूट का, और अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन फेज ए में होता तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हम इस तरह लिखते C1 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C2। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा, इसको कैसे मेजर करेंगे, हाउ टू मेजर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के थ्रू मालूम किया जाता है। अल्फ़ा कैन बी मेजर्ड बाय
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जब सोल्यूट डिसोसिएट होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर सोल्यूट है तो ये जब डिसोसिएट होगा तो ये आइंस बनाएगा, कैट आइन एंड एन आइन, तो इनकी कंडक्टेंस फिर ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी तो उसका मतलब है उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है। यानी जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ती जाएगी तो उसका मतलब है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ज़्यादा बढ़ रही है।